चलिए, बहुत सेटिंग हो गया, हम लोग शुरू करें बातचीत, है ना मंथन? तो बातचीत करने का दो उद्देश्य है। एक तो हम लोग एक गंभीर मसले पर यानी सांप्रदायिकता का जो नया खतरा, नया संकट नए रूप में प्रकट हुआ है, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करें। और मेरे मन में है कि इस पर सीरीज कैसा, जैसे अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं और लोगों से भी बात करके इस अहम मसले पर कुछ सोचें, रास्ता देखें कि क्या हो सकता है। क्योंकि सांप्रदायिकता का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसका राजनीतिक इस्तेमाल जो होता रहा है, उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है, संघ और संघ परिवार को, इसलिए वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि आर्थिक मोर्चे पर जो विफलता है उनकी, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं एक छद्म के सिवा, इसलिए भी अंत में वो इस मसले को, सांप्रदायिकता वाले मुद्दे को उठा रहे हैं। और एक बात और है कि उसी में और कि उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां 80 लोकसभा सीट है। और यदि वहां वो ये वातावरण बनाकर फिर से अगले लोकसभा चुनाव में भी जीतेंगे या और भी जो चुनाव होता रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में बात करना है और इसको कैसे इसे निपटा जा सकता है, इस षड्यंत्र से, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, हमको ये लगता है कि अभी जो सांप्रदायिकता की समस्या जिसको हम कह रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा गहरी समस्या है। मतलब सांप्रदायिकता का एक हिसाब से कहे कि सांप्रदायिकता समाज में एक तरह से हमेशा से रही है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये पूंजीवाद की देन है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं देखते रहे, क्योंकि अगर दक्षिण भारत में जो शैव और वैष्णव का जो झगड़ा होता था, बौद्ध लोगों से जो सनातनी लोगों का झगड़ा हुआ, वो जो कंट्राडिक्शन था, यानी एक समुदाय के आधार पर दूसरे समुदाय को छोटा मानना और उस पर हमला करना, एक विश्वास वाले समुदाय के आधार पर, ये सांप्रदायिकता रही है। तो ये हमेशा से रही है। इसका जो मॉडर्न रूप इस हिसाब से हिंदू मुस्लिम वाला कहें चाहे और कहें, जब वैचारिक रूप से बात कुछ कहते हैं कि ये घटनाएं तब से ज़्यादा बढ़ी हैं जब से पहले राज्य पोषित होती थी, तब से ज़्यादा बढ़ी हैं जब वोट का मामला आ गया। तो एक हिसाब से, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये भी एक आधार होता है, तो इस हिसाब से ये समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, इस कारण से लोग वहाँ से उत्पन्न मानते हैं। लेकिन आज की जो सांप्रदायिकता है, वो आज़ाद भारत में भी जो सांप्रदायिकता की समस्या रही है, 1947 से लेके 1987 तक जो रही है वो, और 1987 के बाद जो 2014 से रही है, इसमें भी फर्क है। क्योंकि एक तरह से राज्य सांप्रदायिक नहीं होने के बावजूद कुछ कम्युनिटी के गुंडों को मदद करती थी, कांग्रेस वगैरह भी करती थी। 1987 तक ये था, और सांप्रदायिक दंगे होते थे। आमतौर पर पुलिस जो है वो बहुसंख्यक लोगों के साथ रहती थी, यानी उस तरह से बहुसंख्यक सांप्रदायिकता यहाँ थी, ये कहते थे। 1987 के बाद जो है कि जिस तरह से रोड पर कंटिन्यूस राम मंदिर के बहाने जो शुरू हुआ, एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया जनता को जोड़ने का, आडवाणी के नेतृत्व में जो चला। उसके बाद सांप्रदायिकता का सामाजिकीकरण हुआ। पहले सांप्रदायिकता का गिरोहीकरण था, और उसके बाद 2014 में जब राज्य सुरक्षित, माने एक घटना के माध्यम से को सपोर्ट करते हुए, संरक्षण करते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए, जब मुख्यमंत्री बने को कंटिन्यू हुए 2002 में मोदी, और उसके बाद 2014 में जब वो सत्ता में आए, तब फिर इसका नया स्वरूप बना। तो लेकिन सांप्रदायिकता को ध्यान दें कि उस सांप्रदायिकता के पीछे दो चीज़ें एक साथ थी। एक तो है कि सांप्रदायिक दंगे का राजकीय संरक्षण हुआ, और उस सांप्रदायिक दंगे के माध्यम से जो ये व्यक्तित्व उभरा, हिंदू व्यक्तित्व उभरा, उसका पूंजीपतियों के द्वारा अनुमोदन हुआ,
और घोषणा हो कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी वो सांप्रदायिकता केवल राजनीतिक नहीं थी, आर्थिक भी हो गई। और उस समय हमको लगता है कि इसको उस डायमेंशन को समझना चाहिए कि उस समय ध्यान दें कि इसके पहले तक ये माना जाता था कि बाजार सांप्रदायिकता का विरोध करता है, क्योंकि बाजार में पूंजीपति को सब जगह जाना है। इस कारण से वो बाजार जो है वो सांप्रदायिकता को रोकेगा, पूंजीवाद सांप्रदायिकता को रोकेगा। एक सामान्य एक निष्कर्ष या जनरलाइजेशन था। लेकिन चुन चुन के जब गुजरात में अगल बगल के दो घर में चुन के जब मुस्लिम लोग व्यापारियों के अंदर हमला हुआ, तब उससे पता चला कि सांप्रदायिकता बाजार को ही मदद करती है, मैंने आर्थिक हित को भी, पूंजीपतियों के आर्थिक हित को भी संरक्षण करती है। तो इस हिसाब से इसका एकदम नया स्वरूप डेवलप हो गया। तो वो पक्ष को, पहले सांप्रदायिकता के इस पक्ष को समझने का जरूरत है, और इस कारण से हमको लगता है कि इस बात को ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कभी सत्ता खत्म हो गई मोदी की या भाजपा की, या संघ की सत्ता जो कम हो गई, तब क्या होगा? तब ये तय है कि सांप्रदायिकता का राजकीय संरक्षण नहीं होगा, राजनीतिक संरक्षण कम होगा। मैं नहीं होगा का मामला नहीं, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी पुलिस दंगों में मदद करती थी हिंदुओं की, वो कम हो जाएगी। लेकिन जिस आक्रामक 87 में जो आक्रामकता थी, उससे बड़ी आक्रामकता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो सांप्रदायिक तत्व हैं, हिंदू का वर्चस्व चाहते हैं, हिंदू का जो राष्ट्र चाहते हैं, वो लगातार एक्टिव रहेंगे। उनका मनोबल थोड़ा घटा रहेगा, लेकिन एक्टिव रहेंगे। और हिंदूवादी पूंजीपतियों का जो एक धर्म के आधार पर जो आज एक अलग बाजार बनाना चाहते हैं, उन पूंजीपतियों का अंदर अंदर संरक्षण भी रहेगा। तो इस सांप्रदायिकता को, हमेशा सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए एक सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जरूरत है। और 2000 अगर कहिए कि आज़ादी के बाद से 2002 और उसके पहले तक सांस्कृतिक मोर्चा ज़्यादा जरूरी था, जो हम लोग नहीं निभा सके, और इस कारण से इसका फैलाव हुआ। सांस्कृतिक स्तर पर सांप्रदायिकता के चीज़ को खत्म नहीं कर सके, लेकिन अब है कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अब खत्म करने की जरूरत है। बल्कि अब कहिए कि आर्थिक स्तर पर भी, चूंकि धर्म के आधार पर भी बाजार चल सकता है, धर्म के आधार पर भी पूंजीपति हो सकता है, कुछ लोगों से रोजगार छीना जा सकता है और कुछ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है धर्म के आधार पर। ये जो नया ट्रेंड हुआ है, इस हिसाब से तीनों स्तर पर लड़ने की जरूरत अब है। अच्छा, जैसे एक चीज़ है कि सांप्रदायिकता का खतरा जो नए रूप में प्रकट हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि सांप्रदायिकता को लेके माने मूल चीज़ क्या है। जैसे हम लोग इसको एक हमेशा बातचीत करते हैं, और लोग भी बोलते हैं कि इसमें राजनीति को दोषी ठहराते हैं, सत्ता पक्ष को, खास करके संघीय राजनीति को। हालांकि लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि सांप्रदायिकता वाला मसला, सांप्रदायिकता वाला मुद्दा, इस तरह की चीज़ें आम जन को भी प्रभावित करती हैं। एक जैसे माहौल ये हम लोग देखते हैं और बोलते हैं और खुश भी होते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता या सौहार्द हम लोग के देश में है, हम लोग सहिष्णु हैं। हिंदू धर्म को भी बहुत सहिष्णु माना गया है। एक दौर में तरह तरह के लोग, बाहर से लोग आए और जज्ब होते गए, और एक तरह का जैसे जब कहते हैं जो पारसियों को कहीं जगह नहीं मिला तो यहाँ आए भारत में और उनको जगह पनाह मिला, और वो भी कट्टर मुगल पीरियड में हुआ। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं एक लंबे इतिहास के संदर्भ में। लेकिन उसके बावजूद इतनी आसानी से इसमें सामान्य जन भी इन्वॉल्व क्यों हो जाता है? जैसे अभी भी हम लोगों का मानना है कि सांप्रदायिकता खास करके शहरों और कस्बों तक केंद्रित रहता है, और उसको नियोजित ढंग से, जैसे तमस में दिखाया गया है उपन्यास में, तो उस तरह की चीज़ें होता रहा है। और गांव में लोग इनसे परे एक सामान्य जीवन जीते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो व्यापक हो रहा है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में क्या, जैसे मेरे मन में ये धारणा है कि पहले हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि खास करके हिंदू और मुसलमानों में, दोनों में एक खास चीज़ है,
वो ये कि मुसलमान कभी ये भूलने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग ये देश पर 500 वर्ष तक शासन किए हैं, वो उनके मन में है। और दूसरी तरफ हिंदुओं को भी लगता है कि हम लोग लगातार उनके द्वारा उस दौरान उत्पीड़ित होते रहे हैं, और आज जब मौका मिला है तब इनको वो जो दबा हुआ भाव था, ये जो दबा हुआ आक्रोश है एक दूसरे के प्रति अविश्वास, और ये वो आता है। इसलिए अब हर मुद्दा वो लोग बहुत आसानी से ये प्रज्वलित कर देते हैं, उठा देते हैं। दूसरा है ये भी दिखाई देता है, उसको इस संदर्भ में हम समझना चाहते हैं कि ऐसे संघियों का जो तरीका है, या संघ के पहले भी जो हिंदू कट्टर संगठन रहे हैं, माने 18वीं शताब्दी के मध्य से जो शुरू होता है, तो उनका टूल जो है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। माने यही है, पुराने जमाने में भी जो दंगा उस समय भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू होता था, तो उन लोगों को लगता है कि हिंदुओं को एकजुट करने का ये सब तरीका है, और उसमें जैसे गौकसी वाला मामला उस समय भी उठता था। दूसरा कि मस्जिद के सामने जाके लाउड स्पीकर जोर से बजाना है, हल्ला करना है, दंगा फसाद थोड़ा इसके नाम पर हो जाना है, हो हंगामा। और लगभग उसी तरह का टूल सब आज, या मस्जिद के सामने सुअर फेंक देना काट के और गाय इधर फेंक देना, इसी तरह का छोटा छोटा हथकंडा वो लोग करते हैं, और उसके द्वारा ही होता रहा है। अब जो नया चीज हुआ है, राम मंदिर वाला एक विवाद से एक नया जो हुआ, उस समय भी हम लोग उसको सीमित अर्थ में देखते थे कि चूंकि मंडलवाद से जो सत्ता को, समाज के प्रभु वर्ग को जो खतरा पैदा हुआ था, उसको लगता था कि जो मुट्ठी भर लोग सत्ता पर काबिज हैं वो छीनेगा, अब उसका आधार व्यापक होगा, तो उसके काट के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया आडवाणी ने, और फिर उसकी सफलता से प्रेरित होकर शायद ये मुद्दा और अब जो ये नया ये चीज हुआ है, क्योंकि उसके बारे में तो स्पष्ट कानून बन गया था, वो कानून कि भाई 1947 के पहले तक, आजादी के पहले तक जो स्थिति है उस दिन तक मंदिर और मस्जिद और ये वो का उसका स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। ये स्पष्ट कानून के बावजूद जो अब हो रहा है, इसके लिए जो हर मंदिर के नीचे खोजा जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखा जाए, और इसमें क्या मान के हम लोग चलें कि पूरी सत्ता या समाज का प्रभु वर्ग जो ऊपर का तबका है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब है, वो सब लोगों में सांप्रदायिकता का तत्व घुस गया है, और वो सब एक खास लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको अभी के समय सबसे जो लगता है, मैंने बातचीत के हिसाब से, कि ये ध्यान दें कि जो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले जो हो रहा था, जो लगातार जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम हुआ, और उसके बाद वहाँ मंदिर, छोटा सा टेंट मंदिर बनाने का काम हुआ, उस समय और अभी के समय में एक फ़र्क है, जो राजनीतिक सत्ता के कारण से फ़र्क है। अभी कोशिश की जा रही है कि अभी भीड़, जैसे गाय का मांस फेंकने का, हिंदू ही गाय का मांस फेंक के फिर दंगा का माहौल बनाए, चाहे आज़ाद स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हुए केसरिया और आज भारत का झंडा फहराते हुए मुस्लिम बस्तियों में जानबूझ के घुसे। ये सब ट्रेंड तो जानबूझ के आक्रमण जैसा है, लेकिन ये जो तरीका है अभी जो संभल और जिस तरीके का हुआ, वो तरीका एक तरह से ध्यान दीजिए कि भाया न्यायालय, मैंने जिसको अगर कहा जाए कि इसमें क्या गड़बड़ी है, तो व्यक्ति का गड़बड़ी नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि न्यायालय ने गलत फैसला दिया, यानी भाया न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट और प्रशासन के माध्यम से किसी विवादास्पद चीज पर निर्णय दे देना और उसके बाद उसको प्रभावित करना, ये ट्रेंड हो रहा है। और उसी का एक और ट्रेंड हम लोग देखेंगे कि कोई भी आस्था का हनन होता है तो लोग कोर्ट में, पुलिस के यहाँ केस कर देंगे या कोर्ट में चले जाएंगे।
तो इस तरीके से कानूनी तरीके से अब ह्रास करने का जो तरीका है वो बड़ी संख्या में चल रही है। और इसमें प्रशासन का, चूंकि प्रशासन का आमतौर पर चरित्र, प्रशासन और न्यायपालिका का चरित्र हम ये मानते रहे हैं कि न्यायपालिका का चरित्र एक हद तक पहले माना जाता था कि वो आमतौर पर न्याय के पक्ष में होता है आमतौर पर। लेकिन तभी भी कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे अपना रिश्तेदार का मामला आ गया, जैसे किसी खास संस्कृति मंदिर का मामला आ गया, जैसे किसी सरकार का मामला आ गया, कोई आतंकवादी है, इस सब मामले में न्यायपालिका का रुख हमेशा सरकार सपोर्टर रहा है शुरू से। मतलब कभी भी आप देखिएगा कि जैसे बेअंत मने जो इंदिरा गांधी के हत्यारों वाला जो प्रसंग है या पार्लियामेंट वाला प्रसंग है, इसमें लगभग एक व्यक्ति के निर्दोष साबित होने पर भी उनको सजा दी गई, क्योंकि देश का माहौल क्या है इस हिसाब से फैसला होता रहा। तो उस संदर्भ में कहीं की न्यायपालिका पूरी तरह से न्यायनिष्ठ नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन एक मिनिमम मर्यादा थी कि अपनी व्यक्तिगत मान्यता कुछ भी हो, हमको संविधान की मान्यता माननी है। और वो जो मूल्य है, मैंने कथनी करने का फर्क वाला जो नई पीढ़ी में जो खत्म हो गया है, वो न्यायपालिका को भी प्रभावित कर रहा है। वो सीधे सीधे अब हिंदू है तो हिंदू है, या अपना स्वार्थ देख रहा है तो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, उस हिसाब से सारा फैसला अब होने लगा है। तो लेकिन ये चरित्र हम मानते हैं कि सत्ता जब बदल जाएगी तब वो चरित्र कम हो जाएगा, क्योंकि अंततः खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन वो चरित्र कम हो जाएगा। लेकिन उसमें और कुछ है कि कानून की जो हमको कानूनी स्तर पर जो है कि जिस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार, मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन का मामला है, आपके घर का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है वो कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तब भी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाकर बोल देगा कि वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है और उसको पुलिस मानेगी। यानी हर समय में हर व्यक्ति को किसी जगह पर हस्तक्षेप करना और उसको न्यायालय द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा स्वीकार करने का जो तरीका हो गया है, तो एक तरह से पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में पूरा घुस गया है वो, उसमें लगता है। तो इसका समाधान उस हिसाब से बगैर बहुत बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन के वो नहीं होने वाला है। और हमको लगता है कि इसका सबसे बड़ा चीज यही हमको लगता है कि हमको बार बार ये लगता है कि हम लोग जो आदमी बनने का प्रोसेस है, मैंने नास्तिक बनने का प्रोसेस छोड़ दें, आदमी बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कम हो गया। मैंने मूल्य और संवेदना, कथनी करने का फर्क, वो जो सांस्कृतिक आंदोलन चलना चाहिए वो कम हो गया। ध्यान दें अभी भी हम लोग कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में दंगा संख्या कम है। उसका कारण क्या है कि वहाँ सांस्कृतिक आंदोलन चला है, एक बात यह है। और दूसरा कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कुछ दिनों तक ये चीज़ें चलेंगी। नहीं, एक चीज़ है, जब ये संदर्भ उठा है तो एक चीज़ और याद आया हमको, उसको याद देना चाहते हैं। जो तुम बोल रहे हो कि कोर्ट के हस्तक्षेप से ही इधर कई चीज़ संभल वाला हो गया, और मणिपुर में भी कोर्ट की ही भूमिका रही है। कोर्ट ही बोला कि मैतेई समुदाय को आदिवासी बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, चाहे कीजिए आप, ये निर्देश दिया था प्रशासन को या सरकार को। और उसके बाद ही तो वो तो है ही, तो इसको माने न्यायपालिका की दिलचस्पी इस तरह के मामलों में बढ़ गई है। और वो एक माने उसको रोकना है, माहौल को बनाना है, नहीं उसको बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाने लगे। तो वो हुआ। दूसरा एक चीज जो क्या बोल रहे थे हम अभी, उत्तर भारत दक्षिण भारत। हाँ, तो उसमें उत्तर और दक्षिण भारत में उसका हमको लगता है क्या, इसको हम इस रूप में देखें कि जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदूवाद का जो जड़ यानी मूल प्रदेश है, जिसको हमेशा व्याख्या कई लोगों ने किया है कि हिमालय के नीचे और विंध्याचल पर्वत के ऊपर बाएं बनारस तक, दाएं और बाएं दिल्ली पंजाब, ये सब शुरू जहाँ से होता है वहाँ, ये मनु प्रदेश था। और इसमें शुरू से जहालत इस तरह का रहा है, या मनुवाद का गढ़ ये रहा है। इसलिए यहाँ सांप्रदायिक तनाव और दंगा ज़्यादा होता है। और दक्षिण का जो वातावरण है वो इससे भिन्न है। या इसके बाद उसमें ट्राइबल इलाका भी आ जाएगा, और उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करके इसको बंद करेंगे इसके संवाद। एकदम ठीक। हमको लगता है कि वो सरलीकरण ठीक नहीं होगा कि उत्तर भारत चूंकि मनु प्रदेश है, तय है कि मनु प्रदेश है, लेकिन तब भी उसका से असर पड़ा ऐसा नहीं।
ध्यान दें कि हमारा उसमें सबसे बड़ा है कि जिस जगह पर जन आंदोलन या सांस्कृतिक आंदोलन हुआ है, वहाँ तुलनात्मक रूप से सांप्रदायिकता कम है। मैंने जेपी पर दोष मढ़ा जाता है कि वो आरएसएस को बढ़ावा दिए, लेकिन ध्यान दें कि बिहार में अभी भी, मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उसके मुकाबले बिहार में अभी भी कम वो सांप्रदायिकता का बोल या सांप्रदायिक तत्वों का छत्र राज अभी तक नहीं हुआ। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कहिएगा कि बिहार आंदोलन जो बोलने वाले लोग हैं यहाँ से, तो उसका कारण है कि बिहार में आर्थिक आंदोलन बहुत तेज चला है। बंगाल में आमतौर पर उसका हो जाता है कि आर्थिक आंदोलन तेज चला है। दूसरा है कि महाराष्ट्र में और दक्षिण में सांस्कृतिक आंदोलन तेज चला है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वो आंदोलन तुलनात्मक रूप से कम रहा है। वो एकदम वैसे भी देखिएगा तो वो सब कम रहा है, और इस वजह से सबसे बड़ा कारण वो है। बंगाल को भी जोड़ लो, वहाँ भी सांस्कृतिक हाँ, मैंने आंदोलन है। बंगाल को ही बोले कि बंगाल में आर्थिक आंदोलन भी और सांस्कृतिक आंदोलन भी। और अगर गुजरात वगैरह में सांस्कृतिक आंदोलन अगर चला भी है तो धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, यानी वो संस्कृताइजेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुत्व में चले जाए इसके लिए हुआ है। मैंने उसमें धर्म की बुराई को खत्म करने वाला संदर्भ नहीं हुआ। और एक बात आप जो पहले बोले कि उत्तर प्रदेश अभी भी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा राज्य नहीं बना है, क्योंकि वहाँ का जो जातीय संतुलन है, मतलब चाह के भी वहाँ राम मंदिर सेंटर में है, तब भी अयोध्या में हारते हैं, ये बुरी स्थिति होती है। इस एक बार संकेत जो हम लोग, उसका से हम लोग को जो संकेत मिला था पहले, कि लगता था कि उत्तर प्रदेश उनकी प्रयोगशाला हो गई है, लेकिन अभी तक वो प्रयोगशाला गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा नहीं हुई है। ये हमारा अपना आकलन है। एक और उसमें बहुत अच्छा जो अध्ययन के लिए जो चीज़ है, कि जो हमारे कुछ साथी बताते हैं, सिराज बता रहे थे कि पूरा सवर्ण इलाका है हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हाल में थोड़ा सा कोशिश की गई दंगा की, भी मुस्लिमों की गलती थी कि अवैध किए थे, उस पर लोग हमला किए। उस बाहर जाने वालों में सबसे ज़्यादा लोग थे, बाहर के लोग थे। वहाँ जो हंगामा करने वाले लोग थे वो बाहर के लोग, हजारों हजारों लोग गए थे, वहाँ के लोग बोलते हैं। तो वहाँ जय श्री राम, हनुमान का झंडा, हनुमान मंदिर और ये सब कुछ नहीं है, मतलब सबसे कम है, जबकि वो सवर्ण इलाका है। हिमाचल प्रदेश में एक तरह से उत्तराखंड जैसी देवभूमि जैसी एक तरह से है। तो उस हिसाब से अगर कहीं तो इतने कारण है कि वो समझ में नहीं आता है, लेकिन सब चीज़ों को हम लोग को समझने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्यों फर्क है, जबकि एक तरह का दोनों है। तो बहुत सारे सावधानी से, बहुत गंभीरता से, बहुत सूक्ष्मता से अलग अलग जगह पर स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए अलग उसका उपाय होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम लोग लगता है एक निष्कर्ष पर पहुँचे, वो ये कि सांस्कृतिक आंदोलन वो जब तक नहीं होगा, या उसमें ही सारा जोर लगाना होगा। हमको अभी इत्तेफाक से याद आ गया अम्बेडकर का भी पंक्ति कि राजनीतिक बदलाव सांस्कृतिक आंदोलन के ही पीछे पीछे होता है, और उसमें जोर देना होगा। तो हम लोग बात यहीं समाप्त करेंगे कि भविष्य इसी पर है। हम चाहते हैं कि तुम इसको भी शक्तिशाली ढंग से रख दो इस पॉइंट को, यानी कि सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में मैंने ही निजात है ना। देखिए, मैंने ये जो राजनीतिक स्वरूप उसका लिया है, उसका कारण भी हम लोग आज तक सांप्रदायिकता की समस्या को राजनीतिक और पूंजीवादी संकट मानते रहे। तो इस कारण से, और कुछ एक और स्लोगन है चलता है जो बहुत ये चलता है कि राजनीति तो माँ और बेटे का संबंध भी राजनीति का है। मैंने राजनीति का जो ओवर वैल्यू होता है, इस कारण से सब राजनीतिक तरीके से हो जाएगा, हम लोग एक सोचते रहे। और इसी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही नेहरू के हाथ में सत्ता आ गई, जैसे ही नेहरू के हाथ में सत्ता आई, उसके बाद हम लोग समझ गए कि वो संकट खत्म हो गया। वो सांस्कृतिक आंदोलन नहीं चला, वो सांस्कृतिक, और वो आरएसएस के लोग अपना सांस्कृतिक प्रतिगामी सांस्कृतिक आंदोलन चलाते रहे। तो उस कारण से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग जो सांस्कृतिक आंदोलन को कम वैल्यू देते रहे हैं, उस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में केवल सांस्कृतिक आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब तो है कि सीधे सीधे चुनाव में हस्तक्षेप, सीधे सीधे बाजार में जो अलग अलग तत्व हैं धर्मनिरपेक्ष हस्तक्षेप, ये भी करना पड़ेगा।
तो लेकिन संस्कृति वाली चीज जो हम लोग आज तक छोड़ते रहे थे, इस कारण से संकट बढ़ा है। और अभी भी केवल राजनीतिक माध्यम से, चुनावी माध्यम से करते रहेंगे तब नहीं बनेगा। अभी की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको सांप्रदायिकता तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में भी अगर हस्तक्षेप करना है तो राजनीतिक संस्कृति में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है। तो साथ ही इस बातचीत को, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, अन्य साथियों से भी बात करेंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता के रूप में एक बड़ा संकट आने वाला है आने वाले दिनों में, और उसके मुकाबले के लिए हमें तैयार करना है। अगली बार हम लोग झारखंड के संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है और यहाँ किस तरह का संकट है, इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे। धन्यवाद। जोहार सभी को।